हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पंकज चौधरी फ्यूचर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, हमने हिंदी की 4 क्लास को कंप्लीट किया है और आज हमारी हिंदी की 5वीं क्लास है और हम 5वीं क्लास में आज पढ़ेंगे व्याकरण। और हमने पीछे की 4 क्लासों में जो पढ़ा था वो पढ़ा था हिंदी भाषा, और हमारा जो हेडिंग था वो था हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय हम व्याकरण का तो नहीं पढ़ पाए थे, लेकिन हमने भाषा को कंप्लीट किया था। और भाषा कंप्लीट जो हुई है वो हमारी 4 वीडियो में हुई है हिंदी भाषा। और आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। आज हम पढ़ने वाले हैं मित्रों व्याकरण। तो व्याकरण को आज जानेंगे, व्याकरण है क्या। तो आइए हम सबसे पहले हेडिंग ही बनाते हैं अपना व्याकरण। व्याकरण क्या होता है, व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना, भली प्रकार से समझना। और व्याकरण का अंग जो होता है, व्याकरण के जो अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और व्याकरण को हम किस प्रकार समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्याकरण का अगर हम संधि करें तो वी प्लस आ प्लस करण, इसका संधि होता है ये बी प्लस आ प्लस करण। बी का मतलब होता है अन्य और आ का मतलब होता है आदि या इधर, और आप जानते हैं करण का मतलब होता है करना। और इसी में हम व्याकरण का अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें, शाब्दिक अर्थ, तो शाब्दिक अर्थ जो होता है, शाब्दिक अर्थ होता है भली प्रकार समझना, भली प्रकार समझना। मित्रों, व्याकरण का संधि विच्छेद है वी प्लस आ प्लस करण, और व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है भली प्रकार समझना। इसका मतलब है जो हम व्याकरण समझते हैं उसको हमें भली प्रकार समझना चाहिए, और जब तक हम उसको नहीं समझ सकते वो हमारा व्याकरण नहीं बनेगा। व्याकरण का मतलब ही है भली प्रकार समझना। और हम कहें ये जो भली प्रकार समझना है, अब उसको किस प्रकार समझते हैं, तो भली प्रकार जब हम समझेंगे तो जो हमारा व्याकरण है, इस व्याकरण को भली प्रकार समझने के लिए हमारे पास एक तो होना चाहिए उच्चारण। मित्रों, क्या होना चाहिए, एक तो होना चाहिए उच्चारण, एक होना चाहिए हमारे पास लेखन। हमें व्याकरण का एक तो उच्चारण आना चाहिए, एक हमें उसका लिखना आना चाहिए, और उसका तीसरा है हमें उसका प्रयोग करना आना चाहिए। तो व्याकरण उच्चारण आना चाहिए तो सीख सकते हैं भली प्रकार से, उसका लेखन करना आता है तो सीख सकते हैं, और उसका प्रयोग करना आता है तो हम उसको भली प्रकार समझ सकते हैं। और इन्हीं तीनों से हम व्याकरण को जानते हैं। और उच्चारण भी मित्रों, उच्चारण हो, लेखन हो या प्रयोग हो, यह हमारा कैसा हो, यह हमारा होना चाहिए शुद्ध। अगर शुद्ध उच्चारण है, शुद्ध लेखन है और शुद्ध ही है प्रयोग, तो जब तक वो शुद्ध नहीं होगा जब तक हम ना उसको समझ पाएंगे। इसलिए हमें व्याकरण समझना है। तो व्याकरण समझने से पहले हमें शुद्ध उच्चारण होना चाहिए और शुद्ध ही हमारे पास लेखन होना चाहिए उस चीज़ का, और शुद्ध ही हमें उसका प्रयोग जानना चाहिए। तो अगर हम इस चीज़ को शुद्ध में जानते हैं तो हम शुद्ध जानने के साथ साथ हम क्या जान सकते हैं मित्रों, हम जानते हैं कि व्याकरण क्या होती है। तो व्याकरण को हमें समझना है, रटना नहीं है। शुद्ध उच्चारण हो, शुद्ध लेखन हो, शुद्ध प्रयोग हो। अगर हम तीनों चीज़ों का शुद्ध जानते हैं तो हम उसको व्याकरण को भली प्रकार से आसानी से समझ सकते हैं। तो इसमें अगर हम परिभाषा की बात करें, इसमें मित्रों परिभाषा की अगर हम बात करें तो इसमें परिभाषा लिखेंगे, व्याकरण वह ग्रंथ है, व्याकरण वह ग्रंथ है, व्याकरण वह ग्रंथ है जिसमें
क्या हो मित्रों, शुद्ध उच्चारण हो, शुद्ध लेखन हो और शुद्ध प्रयोग हो। व्याकरण वह ग्रंथ है जिसमें शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग होता है, वही हमारा क्या होता है, व्याकरण होता है। तो ये व्याकरण की क्या है, परिभाषा है। व्याकरण की परिभाषा को हमने जान लिया मित्रों। हम इसको व्याकरण को ग्रंथ कहें, हम इसको संस्करण कहें, इसको रचना कहें, इसको पुस्तक कहें, इसको विधा कहें या कृति कहें, सब हम इसी चीज को जानते हैं। इसमें व्याकरण से नेक्स्ट टॉपिक है, ये क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है और पेपर में बार बार आता है कि व्याकरण की इकाई, व्याकरण की इकाई या मैं कहूँ व्याकरण के अंग कितने होते हैं। तो व्याकरण की इकाई या व्याकरण के अंग कितने होते हैं, तो मित्रों ये 3 अंग होते हैं। 3 अंग होते हैं। कौन कौन से 3 अंग होते हैं? व्याकरण के 3 अंग होते हैं और तीनों अंग कौन कौन से होते हैं, तो आप जानते हैं इसमें नंबर 1 होता है वर्ण, नंबर 2 होता है शब्द और नंबर 3 होता है मित्रों वाक्य। व्याकरण की इकाई या अंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। नंबर 1 वर्ण, नंबर 2 शब्द और नंबर 3 वाक्य। इसको व्याकरण की इकाई ना बोल के इसको भाषा की इकाई या भाषा के अंग भी कहा जाता है। इसको हम भाषा के अंग भी कह सकते हैं। और भाषा के अंग कितने होते हैं, तो भाषा के अंग 3 होते हैं। तो यहां से क्वेश्चन पूछता है कि व्याकरण या भाषा के अंग कौन कौन से होते हैं, तो मित्रों 3 होते हैं। अब हम इसमें जानते हैं कि जो हमारा वर्ण होता है ये क्या होता है, इसमें वाक्य होता है, वो क्या होता है, शब्द होता है, तो वो क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं वर्ण। तो आप क्वेश्चन जानते हैं कि हिंदी भाषा, हम पढ़ रहे थे हिंदी भाषा, पीछे की क्लासों में हमने पढ़ा था मित्रों हिंदी भाषा। हिंदी भाषा तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो मित्रों हमने जो लिखा था अभी अंग में, एक वर्ण लिखा था, एक शब्द लिखा था, एक लिखा था वाक्य। ये 3 चीज हमने लिखी थी। इसमें एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं ध्वनि। तो आप इस पर थोड़ा गौर करना। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, बहुत ही बार, जितना भी मैं कहूँ वो उतना कम होगा, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है वर्ण। तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो मित्रों इकाई कहते हैं या हम अंग कहते हैं, एक ही बात है। और यहां से दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है कि हिंदी भाषा की मौखिक इकाई। तीसरा है यहीं से हिंदी भाषा की लिखित इकाई। और चौथा क्वेश्चन इसी में से है कि हिंदी भाषा की छोटी इकाई। लेकिन मित्रों यह छोटी इकाई के स्थान पर थोड़ा बदलाव कर सकता है, वो हिंदी भाषा की इकाई पूछ सकता है। तो हिंदी भाषा की इकाई, तो आप जानते इकाई कहें या हम अंग कहें एक ही चीज है। तो हम यहां से जानते हैं कि हिंदी भाषा की, उसने कहा है सबसे छोटी इकाई। तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई की अगर बात करता है, ये हमारी इकाई है, अर्थात इनको हम कहें अंग हैं। तो कितने होते हैं मित्रों? 3 होते हैं।
भाषा के भी अंग 3 होते हैं या हम व्याकरण के कहें, एक ही बात है। अब इसमें आप मुझे ये बताइए कि इसमें सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो आप जानते हैं सबसे छोटी इकाई हमारी वर्ण होती है, क्योंकि वर्णों से मिलकर किसका निर्माण होता है, शब्द का, और शब्दों के मिलने से किसका निर्माण होता है, वाक्य का। लेकिन मित्रों ध्वनि के माध्यम से वर्ण का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन में सबसे छोटी इकाई तो ध्वनि होनी चाहिए, लेकिन ध्वनि इकाई या अंग व्याकरण या भाषा का ध्वनि नहीं माना जाता है, इसलिए सबसे छोटी इकाई या अंग में आप ध्वनि नहीं डाल सकते। तो यहां से आपका आंसर जो होगा वो सबसे छोटी इकाई की अगर बात करता है तो सबसे छोटी इकाई, तो आपका आंसर होगा वर्ण। वर्ण, ध्वनि के निकलने से वर्ण का निर्माण होता है, वर्णों से मिलने से शब्द का निर्माण होता है। कैसे होता है पहले आप इसको जान लीजिए, मैं बता देता हूं आपको। वर्ण, शब्द और वाक्य और ध्वनि। आपके मुंह से कोई आवाज निकली, आपने आवाज निकाली कै, और आपके मुंह से आवाज निकली आ, या आपके मुंह से आवाज निकली मैं, तो आपका इन तीनों के मिलने से एक वर्ण बन गया, एक कै बना, एक आ बना, एक मैं बना। तो ये आवाज निकली, लेकिन आवाज निकल के कंप्लीट वर्ण क्या बना, कै, आ या मैं। लेकिन इनके मिलने से एक शब्द का निर्माण हुआ, काम। या मैं यहां से अगर इसको कम करूं, यहां से हटाऊं, तो इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा शब्द, कम। अब काम का मतलब भी और कम का मतलब भाई, कम का मतलब थोड़ा और काम का मतलब काम का करना, अर्थात क्रिया से जुड़ जाता है। और इन्हीं चीजों के जुड़ने से कम काम, मैं आगे इसी में कहूं कम काम, कम काम, तो इनके मिलने से हमारे वाक्य बनते चले जाते हैं। तो सबसे छोटी इकाई एक आवाज निकली, उसके बाद हमारा वो आवाज क्लियर हुई तो वर्ण बना। तो इसलिए ध्वनि को सम्मिलित नहीं करती व्याकरण, क्योंकि स्पष्ट नहीं होता, और व्याकरण कहती है स्पष्ट उच्चारण हो। तो स्पष्ट उच्चारण कब होगा, जब हमारा वर्ण क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट उच्चारण तब होता है। इसलिए ध्वनि को व्याकरण या भाषा अपनी इकाई में सम्मिलित नहीं करती। तो इसलिए सबसे छोटी इकाई की अगर बात की जाए तो सबसे छोटी इकाई जो होती है वो हमारी वर्ण होती है, तो ध्वनि नहीं है। तो यहां से हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा था, तो आंसर वर्ण होता है। हिंदी भाषा की मौखिक इकाई, तो मित्रों यहां से क्वेश्चन पूछता है मौखिक इकाई, मौखिक। और इस लाइन में क्वेश्चन पूछा है उसने लिखित इकाई। इस लाइन में ना तो मौखिक पूछा है ना लिखित पूछा है, तो ना मौखिक ना लिखित, तो इसका मतलब उसने आंसर सबसे छोटी पूछा था तो वर्ण लगा दिया। लेकिन यहां तो उसने मौखिक इकाई पूछा है। हिंदी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, सबसे छोटी मौखिक इकाई आएगा, मैंने लिखा नहीं है, उसको आप कर लेना। और हिंदी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो लिखित इकाई तो और भी हैं, लिखने के रूप में आती हैं, लेकिन ये सबसे छोटी का जिक्र होता है यहाँ। सबसे छोटी मौखिक इकाई और सबसे छोटी लिखित इकाई। तो मौखिक की अगर बात करेगा तो मौखिक में वो ध्वनि को शामिल करता है, अर्थात मुंह वाली ध्वनि को शामिल करता है। तो जब भी आपसे मौखिक की बात करे, मौखिक इकाई पूछे सबसे छोटी, तो सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। और जब भी आपसे लिखित इकाई, सबसे छोटी लिखित इकाई की बात करेगा, तो सबसे छोटी लिखित इकाई फिर भी आपकी लिखने के रूप में कौन सी आती है, तो लिखित रूप में भी आपकी वर्ण आती है। और ना आपसे लिखित बोले और ना आपसे मौखिक बोले, ना मौखिक बोले और ना लिखित बोले, तो हिंदी भाषा ने सबसे छोटी इकाई किसे माना है, वर्ण को माना है। तो सबसे छोटी इकाई की बात करें तो वर्ण, हिंदी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई की बात करें तो ध्वनि,
और हिंदी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई की बात करें तो लिखित इकाई वर्ड होती है। तो मित्रों यहां आप कंफ्यूजन मत हो जाना, मौखिक में ध्वनि आंसर तब देना है तब आपका मौखिक हो, और लिखित में वर्ण आंसर देना है, और कोई सी भी ना लगाए, ना लिखित और मौखिक, तो सबसे छोटी इकाई वर्ण लगाना है। ये मैंने आपको बता ही दिया है। और नेक्स्ट है हिंदी भाषा की इकाई की अगर बात करता है तो हिंदी भाषा की इकाई तो आप जानते हैं 3 होती हैं, और वो आपके सामने ये लिखी हुई है तीनों। तो यही तीनों हमारी हिंदी भाषा की इकाई होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी भाषा की अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई। तो यहां से क्वेश्चन और पूछता है, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा, मौखिक पूछा, लिखित पूछा, लेकिन यहां से क्वेश्चन फिर पूछता है कि अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो अभी हमने एक चीज को जाना था मित्रों, हमने अभी एक चीज को जाना था, हमने जाना था वर्ड, हमने जाना था शब्द, और हमने जाना था वाक्य। आप जानते हैं वर्ड जो था वो हमारा कै बना और मैं बना, और इनसे मिलने से क्या बना, शब्द कम बना, और कम ऐसे ही शब्द बनेंगे, वो जुड़ते चले जाएंगे आपस में, तो उससे बन जाएगा हमारा वाक्य। तो जब हमने इस प्रकार बनाया तो आप जानते हैं क्या कै का कोई अर्थ होता है? तो कै का तो कोई अर्थ नहीं होता, तो वर्ण का तो कोई अर्थ नहीं होता। इसका मतलब अर्थ जो होगा वो या तो शब्द का होगा, या किसका होगा, या वाक्य का होगा। इसका मतलब वर्ण का कोई भी अर्थ नहीं होगा। तो अर्थ के आधार पर बात करता है तो कितनी इकाई होगी, 2। कौन कौन सी होगी, शब्द हो गया और वाक्य हो गया। और इसमें अगर अर्थ के आधार पर छोटी और बड़ी इकाई की बात करता है तो छोटी इकाई आपकी कौन सी होगी, ये हो गई, और बड़ी इकाई कौन सी होगी, ये हो गई। छोटी इकाई, बड़ी इकाई, वाक्य और वाक्यांश, उन दोनों को भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमें देखना है कि ये छोटी इकाई अर्थ के आधार पर हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछता है तो मित्रों यहां क्या होगी, शब्द। यहां क्या होगी, शब्द। अर्थ के आधार पर हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी शब्द। और इसी में क्वेश्चन पूछ ले कि अर्थ के आधार पर हिंदी भाषा की सबसे बड़ी इकाई, तो वो वाक्य बन जाएगी। क्यों बनेगी उसका कारण मैंने बता दिया कि इसलिए बनती है। क्वेश्चन पूछता है हिंदी भाषा के अर्थ के आधार पर इकाई, हिंदी भाषा की अर्थ के आधार पर इकाई, या आधार पर अंग, या इकाई कह दें। तो हिंदी भाषा की अर्थ के आधार पर अंग कितने होते हैं या इकाई कितनी होती हैं, तो आपको पता है मित्रों 2 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, शब्द और वाक्य। क्योंकि इन दोनों का क्या होता है, इन दोनों का होता है अर्थ, और वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए अर्थ के आधार पर पूछेगा तो छोटी इकाई पूछे या बड़ी पूछे या कितनी इकाई होती हैं, क्वेश्चन ये पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि भाव भावार्थ के आधार पर, भाव भावार्थ के आधार पर हिंदी भाषा की
भाव कहूं या भावार्थ के आधार पर हिंदी भाषा की भाव या भावार्थ के आधार पर इकाई या अंग। तो यहां से क्वेश्चन पूछता है भाव या भावार्थ। तो मित्रों वर्ण, शब्द और वाक्य। तो देखो ध्वनि का तो जिक्र केवल तब करना है तब मौखिक रूप बोलता है, और व्याकरण में हम केवल इन 3 चीजों को जानते हैं, मौखिक में केवल इसको जानेंगे। तो वर्ण छोटी इकाई या लिखित इकाई, मौखिक ध्वनि। अर्थ के आधार पर बात करेंगे तो अर्थ इन दोनों का होता है, छोटी इकाई, बड़ी इकाई। कितनी इकाई? 2 इकाई। अब बात करता है भाव या भावार्थ। तो मित्रों भाव या भावार्थ जो निकलता है वो वाक्य से निकलता है, किसी पंक्ति से निकलता है, और उसके आधार पर इसने पूछा है। तो यहां से जो आंसर होगा वो आपका भाव या भावार्थ के आधार पर जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको आंसर देना है वाक्य। और यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदी भाषा की सबसे बड़ी इकाई। क्वेश्चन पूछता है हिंदी भाषा की सबसे बड़ी इकाई या हिंदी भाषा का सबसे बड़ा अंग। तो मित्रों हिंदी भाषा का सबसे बड़ा अंग जो होगा वो आप जानते हैं, वो हमारा क्या होता है? वाक्य होता है। वाक्य होता है, वाक्यांश नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसका कारण क्या होता है? वाक्य और वाक्यांश, वाक्य और वाक्यांश। मित्रों वाक्यांश वाक्य प्लस अंश, और यह वाक्य। तो वाक्यांश जो होता है ये एक वाक्य का क्या होता है? अंश होता है, अर्थात टुकड़ा होता है। और वाक्य जो होता है पूरा होता है, इसलिए भाव जो देगा वो वाक्य देगा, और बड़ी इकाई जो होगी वो वाक्य की होगी, वाक्यांश की नहीं होती है। वाक्य हिंदी भाषा की सबसे बड़ी इकाई, और वाक्यांश छोटी इकाई है वाक्य से। भाव भावार्थ के आधार पर जान लिया, छोटी बड़ी इकाई को जान लिया। और यहां से क्वेश्चन पूछता है कि एक तो वाक्य और एक वाक्यांश, वाक्य और वाक्यांश। तो वाक्य तो आपने जान लिया सबसे बड़ी इकाई भी वाक्य होता है, और भाव या भावार्थ के आधार पर भी इकाई वाक्य है, लेकिन वाक्यांश छोटी है। अब यहां से क्वेश्चन जो आया हुआ है एग्जाम में वो ये आया हुआ है कि मुहावरा वाक्य होता है या वाक्यांश होता है, और लोकोक्ति वाक्य होती है या वाक्यांश होता है। तो मित्रों मुहावरा जो होता है वो हमारा वाक्यांश होता है। मुहावरा जो होता है वो हमारा वाक्यांश होता है, वाक्यांश होता है, और हमारी वाक्य लोकोक्ति होती है। वाक्य लोकोक्ति होती है और वाक्यांश जो होता है वो मुहावरा होता है। तो क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि वाक्य क्या होता है, तो इसमें ही अनुपात लिख दिया। तो ऐसे ही मैंने इसको घुमा दिया, जैसे वाक्य अनुपात वाक्यांश, तो लोकोक्ति ऑब्लिक मुहावरा। तो इस प्रकार क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा वाक्यांश क्या होता है, तो मुहावरा होता है, और वाक्य क्या होता है, लोकोक्ति होता है, और व्याकरण के आपको 3 अंग होते हैं। तो मित्रों आज की क्लास में हम इतना ही जानेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम व्याकरण की ही वर्णमाला टॉपिक को लेंगे, और अगली क्लास में फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। और दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी आपको तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी क्लास के अंदर दिक्कत है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो
आप कमेंट में लिख के डाल सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे, क्योंकि हम आपकी कमेंट को जरूर पढ़ते हैं। तो आपका क्वेश्चन का आंसर भी हम जरूर देंगे। तो यही क्लास को विराम देते हैं और नेक्स्ट की क्लास में हम वर्णमाला पढ़ेंगे, व्याकरण हमारा टॉपिक शुरू हो चुका है, भाषा हमारी कंप्लीट है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।